Welcome to Nishan's ऑनलाइन काउंसलिंग डेस्क। ये सीरीज़ जो है ये एटीट्यूडल हीलिंग के बारे में रिकॉर्ड की जा रही है और सोल पर्पस ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इज़ टू मेक ऑल द अवेलेबल लिटरेचर ऑनलाइन, जहाँ फैमिलीज़ जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ घर में बैठ के इन वीडियोस को देख सकती है और अपने उन सारे मामलात को नए ज़ाविये से देखने की कोशिश कर सकते हैं जो शायद कभी उनकी पहले नज़र में ना रहा हो। जो हम एटीट्यूडल हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस किया और अभी हम स्टेप 10 को डिस्कस करेंगे। और स्टेप 10 ये कहता है कि लाइफ को एज ए होल फोकस करें, ना कि फ्रेगमेंट्स में उसको देखा जा सके। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन कि जब हम फ्रेगमेंट्स में लाइफ को देखना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मली हम जो काउंट करते हैं, दो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन जो नॉर्मली उसको किया जाता है वो ये है कि पहले हमारी फिज़िकल हेल्थ यानी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ देखा जाता है, फिर हमारा देखा जाता है कि हमारा फैमिली रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं, फिर ये देखा जा रहा होता है कि हमारे सोशल लाइफ किस तरह की है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोफेशनल और हमारी जो है वो हमारी प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ किस हवाले से है। लाइफ को एज ए होल देखने का मकसद एटीट्यूडल हीलिंग ये जो बताती है वो ये है कि जब हम ओवरऑल लाइफ को देखते हैं तो हम ये काउंट कर रहे होते हैं कि उसमें हमारे पास लव का अंसर कितना रहा, उसके हमारे पास हेट का एलिमेंट कितना रहा, हमारे पास फियर के कॉन्सेप्ट्स कितने रहे। फियर भी आता है लाइफ में, हेट का ऑप्शन भी रहता है, दीज आर इमोशंस, गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन भी होता है, कोई लव्ड वन दुनिया से चला भी जाता है, बाज़ दफ़ा हमें धोखे भी हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम फिज़िकली भी उस तरह फिट नहीं रहते। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं कि मैं सिर्फ फिज़िकली फिट रहूँगा और उसके लिए आई एम डूइंग एवरीथिंग विच आई कैन डू टू बी फिज़िकली फिट, लेकिन उसके साथ अगर हम फैमिली लाइफ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या उसके साथ हम अपनी जो सोशल या स्पिरिचुअल या प्रोफेशनल लाइफ को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमने पहले स्टेप डिस्कस किया था कि पीस इनसाइड आउट होता है, पीस आउटसाइड इन नहीं होता, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर स्टेप 10 के साथ डायरेक्टली टकराएगा। तो हमें जब चूँकि ये सारे स्टेप एक हार्मनी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सारे स्टेप एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, तो जब हम स्टेप 10 पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फोकस ऑन लाइफ एज ए होल रेदर देन इन द फ्रेगमेंट्स। हम आज अगर बैठे हुए अपनी ज़िंदगी की इन्वेंट्री बनाना शुरू करें तो हम ये देखेंगे कि हमने ज़िंदगी में जो पिछले इतने साल गुजारे हैं हमने क्या खोया क्या पाया। हम तो छोटा सा अगर कोई कारोबार करते हैं तो हर महीने या अगर डेली बेसिस पे नहीं या वीकली बेसिस पे नहीं भी तो हर महीने के एंड पे हम एक इन्वेंट्री बनाते हैं और उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमने क्या इन्वेस्ट किया था और हमें क्या उसमें रिटर्न आया है, क्या हम प्रॉफिट में हैं या क्या हम लॉस में हैं। लेकिन जब हम ज़िंदगी को एज ए होल देखते हैं और जब हम इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करते तो हमें लगता है कि ज़िंदगी में हमें मोहब्बतें ज़्यादा मिली हैं। जब ये मोहब्बत का अंसर सामने आना शुरू हो जाता है तो ज़िंदगी चाहे थोड़ी ही हो लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लगती है। जब ज़िंदगी बहुत कम सालों के लिए भी हम इस सतह ज़मीन पर रहे हों तो हमें लगता है कि चूँकि मोहब्बतों का सिलसिला शुरू हो चुका था तो वो हमारे जाने के बाद भी जारी रहता है। आगे हम किसी स्टेप में ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइफ जो है ये जो मोहब्बत है ये सिर्फ ज़िंदा रहने तक नहीं होती, मोहब्बत तो मरने के बाद भी रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत अमर हो जाती है। तो जब हम लाइफ को एज ए होल फोकस करते हैं तो फिर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को खातर में नहीं लाते। कभी अगर बेवफाई हो गई है या कभी हमें धोखा हो गया है या कभी हम बीमार हो गए हैं या कुछ मामलात हुए हैं तो हम इंडिविजुअल चीज़ों को लेकर जो पूरी लाइफ का सर्कल है उसको ख़राब नहीं करते। ये बात नोट करने की है कि जब हम नशे के मरीज़ को डील करते हैं और जब उसके साथ एटीट्यूडल हीलिंग पे हम बात करते हैं तो नशे के मरीज़ को फ़ौरन जो सेंस मिला हुआ होता है वो यही मिला हुआ होता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो इस सोसाइटी पे बोझ है, वो फैमिली के लिए एक ताने का बायस है, वो फैमिली के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। लेकिन अगर हम एज ए होल देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में शायद नशे के साल तो कुछ थे
उससे पहले वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने एक डर्टी चॉइस ली, वो खुद तो डर्टी नहीं है, उसने गलत दोस्तों में बैठा, वो खुद तो गलत नहीं है क्योंकि वो बहुत अरसे तक ठीक रहा, फिर बीच में एक फेज़ आया, अब वो दोबारा इंशाल्लाह नशे से दूर हो जाएगा, दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि जब हम लाइफ को चंक्स में डिवाइड करके देखने की कोशिश करते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसको मेजरेबल चंक्स में डिवाइड कर लें। दैट्स रिलेटेड टू गोल। अगर आपने वज़न कम करना है या अगर आपने सेल्फ एस्टीम ट्रेनिंग लेनी है या फॉर एग्जांपल आपने एटीट्यूडल हीलिंग की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप एक ही दिन में एक ही निशिस्त में बैठ के ये सारे काम नहीं कर सकते। अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको उसको चंक्स में डिवाइड करना होगा। आपको कम खाना करना होगा। कम खाने के लिए आपको प्लेट में कम डालना होगा। जब आप कम डालेंगे तो आप कम खाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता है कि आप प्लेट में थोड़ा सा छोड़ दें। अगर उसमें ये ऑप्शन है कि प्लेट में खाना छोड़ने से खाना ज़ाया होता है, तो खाने को बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये कुछ गोल हासिल करने के लिए उनको चंक्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब हम लाइफ को एज ए होल देखते हैं और एटीट्यूडनल की माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम परखते हैं, तो फिर हमें लाइफ को एज ए होल देखना होगा कि कंप्लीट जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमारी मोहब्बतों का अंसर कैसे रहा। जब हम एटीट्यूडनल हीलिंग को नशे के मरीज़ के साथ अटैच करते हैं तो फिर हम उसको एक जनरल माफ़ी का आंसर सामने आ जाता है। उसने कुछ लाइलमी में काम किए होंगे, उसने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन केमिकल्स कुछ काम किए होंगे, उसने गलत दोस्तों में बैठ के कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जो शायद फैमिली के लिए बाइस से नफ़रत हो या वो फैमिली के लिए बाइस हितक समझी जा रही हूँ। लेकिन वो एज ए होल इंसान बुरा नहीं है। ये वही इंसान था जो आपकी एक टाइम था जब आपकी मोहब्बतों का महवर यही इंसान हुआ करता था। मेरे तो इस एक्सपीरियंस में आया है कि नशे के मरीज़ अपने घर के डार्लिंग्स होते हैं। ये अपने घर के सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे होते हैं। ये प्यारे बच्चे जो शुरू में बहुत प्यारे थे, अब ये प्यारे क्यों नहीं रहे? सिर्फ एक डर्टी चॉइस की वजह से। देखिए, एक डायबिटिक है, अगर उसके जिस्म में सिर्फ इंसुलिन का जो पैदा करने वाला ऑर्गन है, जैसे पैंक्रियास है, या पैंक्रियास के अंदर वो छोटे से जो बीटा सेल्स हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो एज ए होल डायबिटिक बुरा नहीं है। उसके जिस्म के एक ऑर्गन का एक छोटा सा सेल ख़राब हो गया है जो शायद हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता। तो हम एक डायबिटिक को क्या हम ये कहें कि आप बुरे इंसान हो गए हैं? ऐसा नहीं है। नशे के मरीज़ के अंदर भी नशे को हज़म करने का एक निज़ाम है, वो ख़राब हो गया है, अब वो नशा नहीं कर सकता, लेकिन वो बुरा इंसान तो नहीं है। और ऐसे इंसानों को जब आप एटीट्यूडल हीलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो एक धुले हुए, एक साफ़ सुथरे इंसान के तौर पर सामने आते हैं। और यही वो इंसान है जो आपको दोबारा मोहब्बतें वापस कर सकता है। यही वो इंसान है जो दोबारा आपकी मोहब्बतों का महवर बन सकता है। घर में खुशियों की चहल पहल हो सकती है। उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना होता। जब एक बच्चा जो घर में नशे की वजह से ख़राबियाँ कर रहा है तो क्या हम ख़राबियों को होते हुए देखेंगे? नहीं। अगर आप उनको सरदस्त हैंडल नहीं कर पा रहे, आप उनके मामलात को डील नहीं कर पा रहे बेहतर तरीके से, तो आज तो हम बहुत खुशकिस्मत अहद में ज़िंदा हैं जहां आप मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, आगे फ़ोन नंबर भी आ रहे होंगे, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम बैठ के बातचीत कर लेंगे कि ऐसे बच्चों को कैसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।